नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूं, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आज का जो हमारा जिला दर्शन की क्लास में धौलपुर जिले के बारे में है। धौलपुर जिला बताया आज के बारे में, जो भरतपुर संभाग का लास्ट जिला है। हमारा भरतपुर संभाग चल रहा था, तो भरतपुर संभाग का लास्ट जिला आपका कौन सा हो गया? धौलपुर। तो आज हमारा धौलपुर के साथ ही भरतपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मेरे हिसाब से पूरी कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। अलग अलग सोच के लोग होते हैं, कोई नकारात्मक भी होता है तो कोई सकारात्मक भी होता है। तो उसी के आधार पे आप वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें, डिसलाइक करें और साथ में कोई सुझाव भी दें, समस्या भी बताएं। और मैं ये सभी को, स्टूडेंट जो मेरे कॉलेज के भी देख रहे हैं, आरएस के भी देख रहे हैं, एसआई के भी देख रहे हैं, अदर जो रीट वगैरह के देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसकी कोई भी क्लास से वीडियो पर ऐप पर डाली जा रही है, इन दिनों ऐप पर जो क्लासें डाली जा रही हैं, कौन सी इकोनॉमिक्स की वो विशेषतः क्लास डाली जा रही है ऐप पर, उन ऐप वाली क्लासों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो, कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, तो जरा मेरे को बताएं, तो जिससे मैं थोड़ा आगे सुधार कर सकूं। कुछ न कुछ मान लो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की आ रही है, तो कई को तो क्या पर्टिकुलर की होती है, वो तो क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत से की आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मेरे को वो भी आप बताइएगा। मेरे फोन नंबर आपके पास हैं 9829093552, उस पर मेरे को लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे मैं और आगे कर सकूं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों। फौजदार आकाश नमस्कार, हरफुल सिंह गुड मॉर्निंग, रोहित यादव गुड मॉर्निंग, रोहिणी सिनसिनवार गुड मॉर्निंग। तुम्हारा सिनसिनवार का ही चल रहा है, भरतपुर धौलपुर। और पवन मीना, रचना रावत, रंजीत सिंह, नीरज गुजर, तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। जो मैंने अभी बात बोली थी उस पर गौर करके मेरे को मैसेज करिएगा। हो गया। आज हम भरतपुर का संभाग का धौलपुर जिला बोल रहे हैं। कौन सा? पृथ्वीराज, थैंक यू। धौलपुर जिले के बारे में बात करें। आप देखिए कि धौलपुर को इधर अपन दिखाएं। पहले धौलपुर का लोकेशन आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये धौलपुर देखिए, ये धौलपुर जिला है, एकदम लास्ट वाला। धौलपुर जिला एकदम लास्ट वाला जिला है, बिल्कुल क्लियर है। ये धौलपुर अपने राजस्थान के केवल ऊपर की साइड में इसमें भरतपुर टच हो रहा है, भरतपुर टच हो रहा है। राजस्थान में ऊपर की साइड में कौन सा टच हो रहा है? भरतपुर। और इधर की साइड में आपका करौली। कौन सा? करौली। तो भरतपुर और करौली जिला इसके टच हो रहा है। देखिएगा, ये करौली जिला ये मान लो है, तो इसका दक्षिण में आपका करौली जिला है, और ये पश्चिम में आपका कौन सा? भरतपुर जिला है। और बाकी यहां पे यूपी है और यहां पर मध्य प्रदेश है। तो ये यूपी और मध्य प्रदेश से टच है, और अपने राजस्थान के केवल आपका धौलपुर और करौली जिला ही इसके टच है। धौलपुर और करौली जिला ही इसके क्या है? टच है। धौलपुर और करौली जिला इसके टच है राजस्थान का। और वैसे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बोले, मतलब राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बोले, तो राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बोले तो यूपी और कौन सा? एमपी। यूपी और कौन सा? एमपी। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब आपके साथ धौलपुर जिले के बारे में। अब आपसे लास्ट में बात करूंगा, वो रोजाना मैं आपसे कहता हूं कि पहले 5 मिनट में आपसे बात करता हूं और फिर लास्ट के आपके 10 मिनट बात करता हूं। तो अब जो बात करूंगा वो लास्ट में करूंगा, आप बिल्कुल उस पर दिमाग नहीं लगाइएगा, और लास्ट में मेरे से जो भी बात करें वो कर सकते हैं। तो धौलपुर जिले के ऊपर आइए, देखिएगा ये धौलपुर आपके सामने। तो लास्ट में हमने आपको भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में बताया। तो ये इस टाइप से आपकी भौगोलिक स्थिति आपको अभी भी देख रहे थे। तो एक साइड में इसमें करौली आ रहा है, एक साइड में भरतपुर आ रहा है। तो अपने राजस्थान के तो 2 ही जिले आ रहे हैं, भरतपुर और कौन सा? करौली। इधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसको टच कर रहा है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर आप समझ गए। अब मैं राजस्थान
का लास्ट पॉइंट है पूर्वी देशांतर 78-17, गुणंतर 30 से 78-17, गुणंतर 30 से 78-17 लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट गुणंतर 30 से क्या है, 78-17 के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा, आपको पता है राजस्थान जैसलमेर से गुणंतर 30 पर शुरू होता है, 69.30 पे शुरू होता है और 78-17 पे आता है। तो उस साइड में तो जिला जैसलमेर है और इस साइड में जिला धौलपुर है। तो यह 78-17 पर स्थित है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चंबल नदी यहां से गुजरती है और आपको पता हो तो चंबल नदी के किनारे आपका कोटा भी बसा हुआ था। अब सुन रहे आ गया, चंबल नदी के देखिए पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और पार करते ही मध्य प्रदेश आ जाता है। पार करते ही कौन सा आ जाता है, मध्य प्रदेश आ गया। बिल्कुल क्लियर है, मध्य प्रदेश इसके पार करते ही आ जाता है। जिले का पश्चिमी भाग ये पश्चिम करौली वाला जो भाग है ये पठारी भाग है। कौन सा, पठारी भाग है, यानी सरमथरा वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो गया, पठारी भाग है। और इसलिए यहां का तापमान भी, पठार का तापमान भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तरी भाग जो गंगा यमुना वाला भाग है, उत्तर प्रदेश भरतपुर वाला उत्तरी भाग, वो उपजाऊ भाग है क्योंकि वो गंगा यमुना मैदान का भाग है, गंगा यमुना मैदान का भाग है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश और भरतपुर वाला जो भाग है वो तो क्या है, उपजाऊ है। उत्तर प्रदेश और भरतपुर वाला भाग तो कौन सा है, उपजाऊ, क्योंकि ये भाग कौन सा है बोलो, गंगा यमुना का भाग है। गंगा यमुना नदियों का जो मैदानी भाग है वो है। और ये इधर इस साइड में जो है वो पठारी भाग है, जो पठारी भाग जो गर्म क्षेत्र है, सरमथरा, मतलब 36 डिग्री। अब आप इसको देखिएगा, अगर जैसलमेर में बोले तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो इधर भी कौन सा आ रहा है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। वो मरुस्थल के कारण आ रहा है, ये पठारों के कारण आ रहा है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए उत्तर पश्चिम में इसमें भरतपुर है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, करौली है, उत्तर पूर्व में इसका उत्तर प्रदेश है, आगरा वगैरह है, दक्षिण पूर्व और पूर्व में मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का एक तो ग्वालियर इसके टच में है और एक मुरैना इसके टच में है। कौन सा, मुरैना और कौन सा, ग्वालियर, मुरैना और कौन सा, ग्वालियर। और उत्तर पूर्व में इसमें आगरा टच है। कौन सा, आगरा टच है। बिल्कुल क्लियर है क्या, ये पूरी की पूरी बात इसमें सामने आती है। अब आइए, राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे 3 गुजर रहा है। अब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर जो है, जैसलमेर में 15 नंबर गुजर रहा है। जैसलमेर में कौन सा, 15 जैसलमेर में गुजर रहा है। तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 15। और इधर छोटा आपका कौन सा है, तो 3, छोटा कौन सा है, 3, जो आगरा से मुंबई जाता है, जो धौलपुर को बीचों बीच जाता है, धौलपुर के क्या है, बीचों बीच जाता है, 3। अब ऐसे भी आप समझ सकते हो, सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा, जैसलमेर, तो वहां पे NH-15 और सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है, छोटा जिला कौन सा हो गया, धौलपुर। तो सबसे वहां पर सबसे NH कौन सा है, 3, जो सबसे छोटा हो गया। तो ऐसे भी ये आगरा से मुंबई के बीच में चलता है, वो शहर के बीचों बीच 2 भागों में बांटते हुए धौलपुर को चलता है। ये टोटल दोस्तों पूरी स्थिति आपको बता दी। अब आ जाइए, पूरी बात करूं, यह जिला राजस्थान के अरावली, यहां पे अरावली पर्वतमाला भी आ रही है और मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला भी आ रही है। यानी अरावली और मध्य प्रदेश की कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला तथा उत्तर भारत का विशाल मैदान का मिलन स्थल है। मतलब अरावली का भी है, विंध्याचल का भी है और विशाल मैदान का मिलन स्थल भी है। मैदान, गंगा यमुना के मैदान वाला भाग भी है, विंध्याचल वाला मैंने आपको बताया चंबल नदी का बेल्ट है, जो लाल काली मिट्टी का बेल्ट है वो भी है, और अरावली वाला बेल्ट भी है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये 3 बेल्ट के मध्य में स्थित है, 3, अरावली, विंध्याचल और मैदानी भाग। कौन सा, मैदानी। अब आप सुन सकते हो, इसी से आप मिट्टी का आइडिया लगा सकते हो। यहाँ की मिट्टी का बोलो, आइडिया लगाओ। मिट्टी का मैदान है तो वहां पे गुलाब मैदान है तो स्वाभाविक बात है जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी होगी। जलोढ़ और कौन सी होगी, कच्छारी। विंध्याचल पर्वतमाला में आ रही है तो जहां पे चंबल बह रही है, तो चंबल बह रही है तो वहां पे काली और कौन सी मिट्टी होगी, लाल। काली और कौन सी मिट्टी होगी, लाल। और अरावली में भी कौन सी मिट्टी है, लाल। तो लाल कच्छारी मिट्टी, लाल कच्छारी मिट्टी और लाल काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा भी यहाँ पर मिलती है, जलोढ़ मृदा यहाँ पे मिलती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका तीनों के बारे में बात कर सकते हैं।
पूर्व और उत्तर पूर्व में चंबल बहती है, इसमें पूर्व और उत्तर पूर्व में क्या बहती है, चंबल। अब चंबल बहती है तो उसमें बियड क्षेत्र आता है, कौन सा, बियड, यानी डांग एरिया, कौन सा, डांग। अब बियड में डांग एरिया है, इसलिए दस्यु समस्या, डाकू यहां पे सबसे ज्यादा रहते हैं, तो दस्यु समस्या से सबसे ज्यादा क्या है, पीड़ित है। और दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली की चट्टानी श्रृंखला है, जो बता दिया। क्षेत्रफल इसका 3033 वर्ग किलोमीटर है, 3033 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे छोटा जिला है। 3033 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे छोटा जिला है। और तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो गया, सबसे छोटा जिला ये हो गया, और 3033 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों पूरी स्थिति पूरी बता दी। अब आप धौलपुर के बारे में पूरा कंसेप्ट आप देख लीजिए। तो मैंने देखो वहां की जलवायु, वहां पे तापमान भी बताया कि भाई पठारी क्षेत्र में तापमान क्या है, ज्यादा, और वहां पर पठारी क्षेत्र में बाकी तापमान नॉर्मल है। और मैंने आपको वहां पे यह भी बताया कि तीनों क्षेत्रों में टच है, विंध्याचल में भी टच है, और अरावली से भी टच है, और मैदानी से भी टच है। तो वहां पे जलोढ़ मृदा है, लाल काली मिट्टी है, कच्छारी मिट्टी है, लाल कच्छारी मिट्टी भी है, वहां पर यह भी बता दिया। तो ये सारी चीजें आ गई। अब आया यहाँ का जल संसाधन के बारे में बात करें तो यहाँ पे चंबल नदी है एक, तो कौन सी, चंबल, चंबल तो गुजर ही रही है। पार्वती और गंभीर, वो दोनों नदियां हमने बता दी है, पार्वती और गंभीर। पार्वती दो बताई थी, एक तो पार्वती चंबल की सहायक नदी जो थी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वो तो अलग होगी, वो तो क्या होगी, अलग होगी। एक पार्वती आपकी कौन सी, करौली भरतपुर वाली वो थी, वो आपकी पार्वती है, और गंभीर भी वही है। गंभीर भी क्या है, दो हैं, तो गंभीर भी वही है। तो इन सब के बारे में हमारा पीछे डिस्कशन हो गया था। पार्वती बांध है, यहाँ पे राम सागर बांध है, उर्मिला सागर बांध है, और तालाब साई बांध है। पार्वती बांध, राम सागर बांध, उर्मिला सागर बांध, और तालाब साई बांध है। तालाब साई क्या है, बांध है। तो यहां पर सारी बात आ गई। वन्य जीव यहाँ का पंचशिड़ा है। वन्य जीव कौन सा है, पंचशिड़ा। वन और वन्य जीव में आ जाइए तो वन्य जीव यहाँ का पंचशिड़ा है, पंचशिड़ा, समझ गए, इसको जोड़ दो। पंचशिड़ा गीत जो है वो किसका लिखा हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा का, माणिक्यलाल वर्मा का। और माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो आपका किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिजोलिया हो, चाहे बेगू हो, चाहे आपका डाबी किसान आंदोलन बूंदी वाला हो। और डाबी किसान आंदोलन जो था बूंदी का, उसी में आपका नानक भील पंचशिड़ा गीत गाते हुए क्या कर दी थी, उसके गोली मार दी थी। तो ऐसे ध्यान में रखो। वन विहार अभ्यारण्य 1955 में बना, यहाँ का अभ्यारण्य है वन विहार 1955 में, समझ गए। और बघेरा जरख रीछ के लिए फेमस है, बघेरा जरख और रीछ के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है, वन विहार, ठीक है। यहां पर राम सागर अभ्यारण्य भी है, यहां पे केसरबाग अभ्यारण्य भी है। राम सागर अभ्यारण्य 1955, केसरबाग अभ्यारण्य 1955। ये यहां पे भालू बहुत आ रहे हैं, तो इसको भालू अभ्यारण्य बनाने की बातें चल रही हैं। तो वन विहार अभ्यारण्य, राम सागर अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी वन्य जीवों के बारे में बात होगी। अब आइए, मानवीय संसाधन में जनसंख्या घनत्व यहाँ का 398 है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, और कैसे है आप समझ सकते हो, ये क्या है, छोटा जिला है, और जनसंख्या क्या है, ज्यादा। अब छोटा जिला होने से जनसंख्या ज्यादा, तो स्वाभाविक है जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, ज्यादा। और इसको ऐसे भी कह सकते हो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। कितना है, 200। अब 200 का है जस्ट डबल है, इसका जस्ट क्या है, डबल। तो थोड़ा याद करने की दृष्टि से हो गया, जस्ट इसका क्या है, डबल है, 398 400 के लगभग है। तो इसका जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का 200 का डबल है। लिंग अनुपात 846 है। अब देखो सारी चीजें आ रही है। सबसे कम लिंग अनुपात है यहाँ का, सबसे कम लिंग अनुपात है 846, जबकि राजस्थान का 928 है। अब आपने देखा हो तो भरतपुर का संभाग का, चाहे धौलपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, चाहे स्वयं भरतपुर हो, उनका सबका लिंग अनुपात क्या है, कम। सबका लिंग अनुपात कम है। तो अब हमने बताया भी था कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर है। तो ये सबसे कम लिंग अनुपात है। 0 से 6 का 857 है, 0 से 6, जो राजस्थान के 888 से काफी कम है, 888 से काफी क्या है, कम है। साक्षरता यहाँ की बोले तो गुणंतर 0.1 है, गुणंतर 0.1 है, तो राजस्थान से ये ज्यादा है। 66.1 राजस्थान की है, तो इसकी गुणंतर 0.1 है। राजस्थान की कितनी, 66.1, तो इसकी कितनी होगी, गुणंतर 1। लिंगानुपात राजस्थान का 0 से 6 का 888, तो इसका कितना हो गया, 857। लिंगानुपात राजस्थान का 928, तो इसका कितना हो गया, 846। और जो सबसे कम है, और जनसंख्या घनत्व 398, तो राजस्थान का कितना हो गया, 200 हो गया।
और मिलिट्री स्कूल यहाँ पे, मिलिट्री स्कूल मैंने बताई थी 2 है राजस्थान में। एक तो देखो सैनिक स्कूल अलग है और मिलिट्री स्कूल अलग है। सैनिक स्कूल तो चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर, और मिलिट्री स्कूल अजमेर और आपका कौन सा है, मिलिट्री स्कूल अजमेर और कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, ये टोटल आपकी बात आती है। अब कृषि के ऊपर बात आ जाइए, उद्योग के ऊपर बात आ जाइए, खनिज के ऊपर बात आ जाइए, परिवहन के ऊपर बात आ जाइए। बिल्कुल क्लियर है। आ गया, बिल्कुल आगे बात करें कृषि में, यहाँ पे तिल मिलता है। आपने कहा, आपने बात करते हो साहब तिल तो आपने पाली में बताया था, पाली का पहला नंबर है, लेकिन यहाँ भी तिल के उत्पादन में दूसरा तीसरा नंबर है। ठीक है, ग्वार यहाँ पे मिलता है। ग्वार आप कहोगे साहब ग्वार तो आपने अलग बताया, तो ग्वार गंगानगर और मानगढ़ के साथ साथ है, धौलपुर में भी है। ठीक है, कोंच मिलता है। कोंच मतलब आयुर्वेदिक पौधा है कोंच। कौन सा, कोंच। तो कोंच आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक आयुष वाले में है। और आलू की उत्पादकता है, आपने कहा साहब आलू तो अलग जगह, लेकिन यहाँ पे उत्पादकता में इसका पहला नंबर है। सब्जियों में इसका 3rd नंबर है। सब्जियों में कौन सा नंबर, जैसे हमने सब्जियों में जोधपुर, सीकर और कौन सा बताया, धौलपुर। जोधपुर, सीकर और कौन सा, धौलपुर। तो ये जोधपुर सीकर 3rd नंबर में आता है। और फालसा फल है। फालसा क्या है, फल। तो फालसा में फल मिलता है, तो यहाँ पे फालसा फल मिलता है। सब्जियां में 3rd नंबर है इसका। पहला नंबर जोधपुर, सीकर और कौन सा, धौलपुर का हो गया। उत्पादकता में आलू का नंबर आता है। कौन सा आयुर्वेदिक पौधा है, तिल और ग्वार भी मिलता है। और न्यूनतम पशुधन है यहाँ पे। पशुधन आपको होता है, सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर वगैरह में बताया था, तो सबसे कम पशुधन आपका कहां पर है, धौलपुर में। ठीक है, उद्योग के रूप में बोले तो राज्य सरकार का यहाँ पे प्रोजेक्ट है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल। आप समझ लीजिए कि ये आपकी विस्फोटक पदार्थ की मतलब फैक्ट्री है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल कहां पर है, बोलो, धौलपुर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है। यहाँ पे 2 ग्लास फैक्ट्री हैं। कितनी फैक्ट्री हैं, 2। सरकारी क्षेत्र में आपकी गंगानगर शुगर मिल की है और दूसरी आपकी प्राइवेट है। तो 2 ग्लास फैक्ट्री है यहाँ पे। और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिलिका रेत है, यूपी में मिलती है और वहां से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कांच उद्योग के लिए फेमस है। तो ये कांच उद्योग के लिए फेमस है। कांच उद्योग के लिए आप बोल सकते हो कि धौलपुर कांच उद्योग के लिए फेमस है। कांच उद्योग के लिए धौलपुर फेमस है। ये लो, कांच उद्योग के लिए फेमस हो गया धौलपुर। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आप सब चीजों को जोड़ते भी रहे, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, गैसीय तापीय विद्युत परियोजना है। गैसीय तापीय विद्युत परियोजना, गैस की तापीय विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों देखो, गैस की तापीय विद्युत परियोजना राजस्थान की पहली रामगढ़ जैसलमेर में है। रामगढ़ जैसलमेर में। और दूसरी आपकी धौलपुर में है, जो जहां पर 110 मेगावाट के 3 इकाइयां लगी हुई है। 110 मेगावाट की 3 इकाइयां लगी हुई है। और मैंने बोला प्राइवेट में जो है वो आपका केशोराय पाटन में है। प्राइवेट में कहां पर बताया था, केशोराय पाटन में। बात हुई थी हमारी बूंदी में। ये टोटल आपके आ गया। खनिज यहाँ पे बलुआ पत्थर है, बाड़ू पत्थर जिसको सैंडस्टोन बोलते हैं, और लाल पत्थर भी करौली का फेमस है। परिवहन में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 3 बताया था आपको, और 3 का आजकल नाम हो गया 44। कितना हो गया, 44, जो आगरा से मुंबई तक चलता है और ये धौलपुर को बीचों बीच बांटता है। बीचों बीच क्या करता है, बांटता है। NH 3 एक 3A और निकाल दिया, इसका है 123, मतलब आजकल नाम क्या कर दिया, 123। NH 3A यह भरतपुर और धौलपुर के बीच में है। भरतपुर और धौलपुर के बीच में कौन सा है, NH 123 या NH 3A। बिल्कुल क्लियर है। एक NH 11 भी आपने पढ़ाई था, जब आपने 11 पढ़ाया था, सुन लो, 11 पढ़ाया था तब बताया था कि 11A तो आपका दौसा मनोहरपुर चला जाता है, और 11B आपका गंगापुर, करौली, सवाईमाधोपुर होते हुए, लालसोट, गंगापुर, सवाईमाधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर चला जाता है। तो वो 11B। तो यहाँ पे NH 3 है जिसका आजकल नाम 44 कर दिया। NH 3A है जिसका नाम 123 कर दिया, और NH 11B है जिसका नाम आजकल 23 कर दिया। समझ गए क्या? तो ये यहाँ पे आपके नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और
राज्य की एकमात्र अनूठी नैरोगेज रेल लाइन भी है यहाँ पे। नैरोगेज मतलब नैरोगेज आपको पता रेल में 3 पार्ट है, नैरोगेज, ब्रॉडगेज और कौन सा, मतलब ब्रॉडगेज और एक और होती है तो नैरोगेज है, मीटर गेज। तो नैरोगेज, मीटर गेज और कौन सी, ब्रॉडगेज। तो ये 3 रेल होती है ना, उनमें से केवल नैरोगेज हमारे यहाँ पे धौलपुर सरमथरा यानी धौलपुर में ही है। तो ये दोस्तों परिवहन के बारे में हमारी बात आई। अब यहाँ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे तोमर वंश का राज था, तोमर वंश दिल्ली वाले का। तोमर वंश के राजा ध्वल ने धौलपुर की स्थापना करी थी और ध्वल के नाम पर इसका धौलपुर नाम पड़ा है। लेकिन अलग अलग विचार है, लेकिन तोमर वंश का राजा कौन था, ध्वल, और ध्वल के नाम से क्या पड़ा था, धौलपुर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं इसके उपरांत यहाँ पे मुगल भी आए हैं, यहाँ पे जाट भी आए हैं और ग्वालियर के सिंधिया भी आए हैं। तो जाट और कौन से, ग्वालियर के सिंधिया और मुगल सब लोग आए हैं। अब ये बोल रहा है कि 1791 में गोहद स्थान है, गोहद में जाट राजा लोकेंद्र सिंह था, लोकेंद्र सिंह था, जो पहले गोहद भरतपुर के अधीन था। गोहद किसके अधीन था, भरतपुर के अधीन था। तो गोहद में जाट राजा लोकेंद्र सिंह ने भरतपुर राज्य से स्वयं को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। मतलब गोहद को लोकेंद्र सिंह ने स्वतंत्र कर लिया और धौलपुर में जाट राजवंश की क्या करी, स्थापना। किस राजवंश ने, गोहद वाले राजवंश ने। किसने, गोहद वाले राजवंश ने। ठीक है, बाद में 1805 में अंग्रेजों ने, यहां का राजा कौन था, कीरत सिंह, कौन था, कीरत सिंह को गोहद से निकालकर मराठा या सिंधिया को दे दिया। ठीक है, तब कीरत सिंह ने धौलपुर में आकर के जाट वंश की क्या करी थी, स्थापना। तो वापस मतलब गोहद से उनको निकाल दिया था, गोहद से निकाल दिया था, तब वो जाट वंश की क्या करी, स्थापना। तो कीरत सिंह को इसमें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इतने में 2 बातें आएंगी, देखो बिल्कुल 2 बातें ध्यान दे लीजिएगा कि लोकेंद्र सिंह ना वो गोहद का था, तो लोकेंद्र सिंह तो भरतपुर के जाट राजाओं से क्या हो गया, अलग, और कीरत सिंह ने धौलपुर में अपना साम्राज्य स्थापित करा। ठीक है, तो पहला संस्थापक जो है वो इसका कौन हो गया, महाराजा कीरत सिंह हो गया। कीरत सिंह देखिएगा, हो गया कीरत सिंह, बताइए क्लियर है। कीरत सिंह 1805 से 1835 तक कीरत सिंह तो संस्थापक हो गया। अब इसका कोई बाकी स्त्री इतनी कोई ज्यादा है नहीं। अब 1857 की क्रांति से जोड़ देते हैं। 1857 की क्रांति के समय यहां पे राजा था महाराणा भगवंत सिंह, महाराणा भगवंत सिंह। और प्रजामंडल और एकीकरण के समय यहां का राजा था महाराणा उदयभान सिंह, महाराणा उदयभान सिंह। और उदयभान का गोदपुत्र था हेमंत सिंह। कौन था, हेमंत सिंह। कौन था, हेमंत सिंह। और हेमंत सिंह की वाइफ है वसुंधरा राजे सिंधिया, और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो बेटा है वो अभी वारिश है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का ससुराल है। हेमंत सिंह जी की वाइफ कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया हेमंत सिंह जी की क्या है, वाइफ है। तो हेमंत सिंह, और अब वर्तमान से जोड़ दो, वर्तमान से मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया, हेमंत सिंह और कौन है, उदयभान सिंह, और 1857 की क्रांति में भगवत सिंह। तो ये पूरा का पूरा आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आ जाइए। अब देखिए आप समझ सकते हो, धौलपुर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, बताया था आपको, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आई थी 1803 में। और लॉर्ड वेलेस्ली की 1803 में जो सहायक संधि आई थी, उसमें सबसे पहले सहायक संधि में शामिल कौन हुआ था, बोलो, भरतपुर। बाद में कौन शामिल हुआ था, अलवर। और बाद में कौन शामिल हुआ था, धौलपुर। तो सहायक संधि में आपका भरतपुर, अलवर और कौन सा, धौलपुर। भरतपुर, अलवर और कौन सा, धौलपुर। बिल्कुल क्लियर है क्या, आगे आइए। अब आया 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में धौलपुर विद्रोह हुआ। तब राजा कौन था, अभी भी बताया, भगवत सिंह राजा था। तो भगवत सिंह तो अंग्रेजों का समर्थक था, और लेकिन जनता किसके साथ थी, विद्रोहियों के साथ। यहां पर गुर्जर नेता देवा ने आंदोलन की, मतलब क्रांति की थी। देवा, गुर्जर नेता देवा जो था, उसने 3000 लोगों के साथ धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोहियों के साथ विद्रोह किया था, धौलपुर के। ठीक है, और अन्य विद्रोही साथ में राव रामचंद्र था, हीरालाल था। राम रामचंद्र और कौन सा, हीरालाल। आ गया भाई, रामचंद्र और कौन सा हो गया, हीरालाल। अंत में पटियाला नरेश के सहयोग से धौल विद्रोहियों से मुक्ति पाई जा सकी। तो बोलो 1857 की क्रांति के समय
धौलपुर नरेश कौन था? भगवत सिंह। कौन था? भगवत सिंह, जो अंग्रेजों के साथ था। और जनता किसके साथ थी? विद्रोहियों के साथ। यहां पर जो विद्रोह करने वाला नेता कौन था? गुर्जर नेता देवा। गुर्जर नेता कौन था? देवा। और अन्य विद्रोही कौन थे? राव रामचंद्र और कौन सा? हीरालाल। और इसको विद्रोह को दबाया किसके सहयोग से गया था? तो पटियाला, पंजाब का नरेश पटियाला नरेश था, उसके द्वारा इसको दबाया गया। बिल्कुल क्लियर है। अब आए धौलपुर प्रजामंडल। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष रहे हैं और साथ में कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन्होंने 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। बोलो क्लियर है क्या? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? वही बोलो। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा नहीं, इसको और देख लीजिए, 46-47 है, इसको देखिएगा। और देखिए तशीमो कांड, तशीमो कांड धौलपुर प्रजामंडल के बैनर तले ही हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बैनर तले ही हुआ। तिरंगे को लेकर, मतलब दो भाई थे, ठाकुर पंचम सिंह और चत्तर सिंह, ठाकुर चत्तर सिंह और पंचम सिंह। तो धौलपुर प्रजामंडल का सम्मेलन था कहां पर? बोलो, तशीमो गांव में। कहां पर? तशीमो गांव में। तशीमो, अब तशीमो गांव जो था ना, वहां पर धौलपुर प्रजामंडल का सम्मेलन था। तो वहां पर दो भाई थे, ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह। उन्होंने तिरंगा झंडा लहराने के लिए, मतलब तिरंगा झंडा लहरा रहे थे, तो तिरंगा झंडा लहराने के लिए जिद करी और वहां की जो शासन था वो उसको मना कर रहा था। तो ये तिरंगा झंडा फहराते हुए इनको गोली से क्या कर दिया? मार दिया। तो तिरंगे के साथ, यानी हमारे झंडे के साथ ये क्या हो गए? शहीद हो गए। तो ये तशीमो कांड तिरंगे को लेकर के ठाकुर चत्तर सिंह और पंचम सिंह का क्या है? बलिदान है, जो किसके बैनर तले था? धौलपुर प्रजामंडल के बैनर तले। तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आइए। अब आया मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, कई बार बता दिया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब हम अलवर के बारे में और बात करेंगे तब और बताएंगे। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आपको बताइए इसकी राजधानी किसको बनाया? अलवर को। और इसका राज प्रमुख उदयभान सिंह को। किसने? और राज प्रमुख किसको बनाया? उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह को राज प्रमुख को बनाया। और मैंने बताया, तो इस प्रकार से उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया। और कल आपको बताया था कि भरतपुर के लालगढ़ दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो एकीकरण के बारे में आ जाइए। बोलो, अब इसको लास्ट परिप्रेक्ष्य में मैं और बता देता हूं। वही लास्ट वाला परिप्रेक्ष्य मैंने लास्ट में लिखा है। अब यहाँ पे उदयभान सिंह का बेटा कौन था? हेमंत सिंह। कौन था? हेमंत सिंह। और हेमंत सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हो गया? पति हो गया। और हेमंत सिंह का बेटा कौन हो गया? दुष्यंत सिंह, जो वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा है, जो आजकल झालावाड़ सांसद है। समझ गए? तो ये पूरी हिस्ट्री होगी। अब इसको जोड़ सकते हो, जो दुष्यंत सिंह, जो वसुंधरा जी का बेटा है, वो झालावाड़ से क्या है? सांसद है। वो हेमंत सिंह का वारिस था, हेमंत सिंह का। और हेमंत सिंह किसका? उदयभान सिंह का। उदयभान सिंह के समय एकीकरण हुआ और उदयभान सिंह के समय ही तो एकीकरण हुआ। और उदयभान सिंह मत्स्य संघ का पहला क्या था? राज प्रमुख था। राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। तो वो आप जोड़ सकते हैं, सारी बात। तो ये उदयभान सिंह के धौलपुर प्रजामंडल हो गया। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? भगवत सिंह। और मैंने बोला सहायक संधि इनके साथ हुई थी और पहला राजा इनका कीरत सिंह था। और जाटों से, भरतपुर के जाटों से अलग होने वाला कौन था? तो लोकेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कल्चर के ऊपर बात करते हैं। किसमें? कल्चर। देखिए, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे लोकनाट्य, भेंट का दंगल। तो भेंट का दंगल होता है, यानी ख्याल होती है भेंट। कौन सी भेंट? तो बाड़ी बसेड़ी के दंगल हैं। बाड़ी के बसेड़ी के भेंट के दंगल फेमस हैं। इनके विषय देवी देवताओं से रिलेटेड है। यहाँ पे तबला, बेला और ढप बजता है। तबला, बेला और कौन सा? ढप बजता है। तीनों ही वाद्य यंत्र अवनद है। तो बाड़ी बसेड़ी के क्या है? बोलो, भेंट के दंगल। कौन से? भेंट के दंगल। ये नाटक है यहाँ का। रासलीला मतलब कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है, जो नृत्य और संगीत इसमें आपको पता है। जैसे रामलीला होती है, जैसे कृष्ण की रासलीला होती है। और धौलपुर का कुमाऊं समाज इससे जुड़ा हुआ है। साथ में फुलेरा, जयपुर भी इस लीलाओं का केंद्र रहा है। तो धौलपुर का कुमाऊं समाज और धौलपुर फुलेरा भी इससे जुड़ा हुआ है। और प्रसिद्ध इसमें कौन है? शिवलाल कुमावत। तो यहाँ की रासलीला भी है और एक भेंट के क्या है? दंगल है।
धार्मिक तीर्थ यहाँ पे मचकुंड है, मचकुंड, मचकुंड बोलो, मचकुंड कहां पर है? धौलपुर। मचकुंड तीर्थ कहां पर है? धौलपुर। मचकुंड तीर्थ कहां पर है? धौलपुर। तो सूर्यवंश का 24वां राजा था मचकुंड, सूर्यवंश का 24वां राजा था मचकुंड, और उसके कृष्ण भगवान के पीछे हो रहा था काल यमन। तो बताता सूर्यवंश का जो मचकुंड था ना, वो सो रहा था, तो काल यमन वो उठ कर सोकर उठा, तो काल यमन को उसने भस्म कर दिया था। तो इसलिए मचकुंड को माना जाता है यहाँ पे। और मचकुंड सरोवर में स्नान करने पर चरम रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो मचकुंड में स्नान करने पर चरम रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पे मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पे मेला लगता है, और इसको तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल षष्टमी, चाहो तो लिख सकते हो, भाद्रपद शुक्ल षष्टमी यानी छठ को यहाँ पे बलदेव मेला लगता है, बलदेव मेला लगता है, बलराम मेला लगता है, बलराम कृष्ण का भाई कौन था? बलराम मेला। छठ को यहाँ पे बलराम मेला लगता है। पंचमी को मचकुंड है, और मचकुंड में चरम रोग क्या हो जाता है? दूर हो जाते हैं। तीर्थों का ये भांजा था, इसने कालियावमन को क्या किया था? भस्म किया था। तो ये मचकुंड है। अब इस मचकुंड में ही एक शेर शिकार गुरुद्वारा भी है, शेर शिकार गुरुद्वारा है। अब शेर शिकार गुरुद्वारा कैसे फेमस है? ध्यान दीजिए, जो आपके इसको बंद करते, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ग्वालियर जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे? ग्वालियर। और ग्वालियर जाते हुए वो धौलपुर में रुके थे। धौलपुर में क्या हुए थे? रुके थे। और यहां पर उन्होंने एक ही बार से शेर का शिकार किया था, शेर का शिकार किया, और शेर का शिकार करने के कारण ये शेर शिकार गुरुद्वारा हो गया, शेर शिकार। अब देखिए, राजस्थान में गुरु गोविंद सिंह से 2 स्थान जुड़े हुए गए। गुरु गोविंद सिंह सबसे पहले हमारे नारायणा में आए थे। कहां पर? नारायणा कहां पर है? जयपुर। तो इसको चरण कमल साहिब के रूप में है। और शेर शिकार गुरुद्वारा कहां पर है? तो बोलो, धौलपुर में। कमल के फूल का बाग भी है यहाँ पे, कमल के फूल का बाग भी यहाँ का फेमस है। कहां का? मचकुंड का कमल के फूल का बाग भी फेमस है। तो बाबर की जो जीवनी है, तुझके बाबरी, कौन सी? तुझके बाबरी या बाबर नामा, उसमें जिस कमल का जिक्र किया गया है वो कमल यहीं के हैं। बाबर की तुझके बाबरी में जिस कमल का जिक्र किया गया है वह यहीं के हैं। तो बोलो, यहाँ के मचकुंड तीर्थ हो गया, शेर शिकार गुरुद्वारा हो गया, कमल के फूल का बाग हो गया। बोलो, क्लियर है? स्थापत्य की दृष्टि से आ जाइए, शेरगढ़ दुर्ग है यहाँ पे। कौन सा? शेरगढ़। बोलो, क्लियर है क्या? शेरगढ़ जोधपुर के राजा मालदेव ने, मतलब यार ध्यान दीजिएगा, शेरगढ़ एक तो आपका 12 में भी था, शेरगढ़ 12 में भी था। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग कहेंगे साहब 2 क्यों आए? तो शेरगढ़ 12 में भी था और शेरगढ़ यहां भी है। तो जोधपुर का राजा मालदेव था। जोधपुर का राजा कौन था? मालदेव। उसने 1532 में, जोधपुर के राजा मालदेव ने बनाया इसको। आप खास बात देखिए, जोधपुर का राजा कौन था? मालदेव था, उसने इसको बनाया। ठीक है। और 1540 में शेरशाह ने इसका पुनर्निर्माण कराया, तब इसका नाम क्या हो गया? शेरगढ़। और वो शेरगढ़ का नाम भी शेरशाह सूरी के नाम से ही है। किसका? बोलो, वो 12 वाला भी। ठीक है, आ गया। अब 25 टन वजनी यहाँ पे अष्ट धातु के हुंकार तोप भी है, हुंकार तोप भी है। कौन सी? हुंकार तोप भी है। तो शेरगढ़ के बारे में आ जाइए। निर्माता कौन है? बोलो, मालदेव। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर शेरशाह सूरी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? शेरगढ़। और यहाँ पे हुंकार भी तोप भी है। यहाँ पे लंबी पाताल तोड़ बावड़ी है, सबसे लंबी राजस्थान में मानी जाती है, लंबी पाताल तोड़ बावड़ी है और 7 मंजिला बावड़ी है। तालाब शाही फेमस है बाड़ी धौलपुर का। तालाब शाही कौन सा फेमस है? बाड़ी धौलपुर का। इस बावड़ी का निर्माण बादशाह जहांगीर के मनसबदार थे सुले खां उसने करवाया था। तालाब शाही। और ये विदेशी पक्षियों का शीतकालीन बसेरा है। और यहाँ पे दामोह एक स्थान है। कौन सा? दामोह एक स्थान है। दामोह स्थान में जार जरीना का मकबरा है, शिकार बाग है, वन विहार है, बाड़ी का किला है, देवगढ़ हंस है, रामसागर बांध है, रामसागर और पार्वती बांध है। दामोह में जार जरीना मकबरा, शिकार बाग, वन विहार, मतलब ये जितने भी अपने अभ्यारण्य वही एरिया में है। और साई घंटाघर जो आप कई दिनों देर से कर रहे थे, तो साई घंटाघर भी बता देता हूं, निहाल टावर भी बोलते हैं।
क्योंकि राजा निहाल सिंह ने इसको 1910 में लाल पत्थरों से बनाया था, इसलिए इसको निहाल टावर भी बोलते हैं, शाही घंटाघर बोलते हैं। कौन सा? शाही घंटाघर, जो 150 फुट तो ऊंचा है और इसमें 125 घुमावदार क्या है? सीढ़ियां। इंडो मुस्लिम शैली पर बना हुआ है और इस घंटाघर में जो घड़ी है ना, उसका निर्माण इंग्लैंड की कंपनी जिलेट जॉनसन ने किया था। जिलेट जॉनसन ने इस कंपनी का निर्माण किया था। तो ये निहाल टावर है। कौन सा? निहाल टावर, शाही घंटाघर, जो निहाल सिंह के द्वारा 1910 में लाल पत्थरों से बनाया गया था, इसलिए इसको निहाल टावर बोलते हैं। सोने का गुर्जा बाड़ी धौलपुर में है। सोने का गुर्जा यहाँ क्या? अशोककालीन, मतलब अशोक के शिव मंदिर विद्यमान है, अशोककालीन मतलब उस समय के। और देव वंश हंस घड़ी है, जहां से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने मोर्चा लिया था। अंग्रेजों ने, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समझ गए क्या? आपका वही 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने यहां से मोर्चा लिया था, ठीक है। और राधा बिहारी मंदिर धौलपुर राज परिवार की छतरियां हैं। धौलपुर राज परिवार की छतरियां राधा बिहारी मंदिर के पास है। चोपड़ा महादेव मंदिर है और एक लसवारी गांव है, जहां पर लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी है जिसने दौलत राव सिंधिया की हत्या कर दी थी। दौलत राव सिंधिया की क्या कर दी थी? हत्या। दौलत राव सिंधिया की हत्या कर दी। बोलो क्लियर है क्या? और यहीं पर मुगल गार्डन है, दामो जलप्रपात भी है, जलप्रपात, और कानपुर महल भी फेमस है, ठीक है। साथ में तुड़िया हस्तशिल्प राजाखेड़ा की फेमस है। राजाखेड़ा कहां पर है? धौलपुर, जहां की तुड़िया हस्तशिल्प फेमस है। तुड़िया हस्तशिल्प मतलब कौन सी होगी? बोलो, पाजेब वगैरह बनती है तो तुड़िया हस्तशिल्प फेमस है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी बात है। विशेष में आपको बताया था यहाँ का राजनिवास पैलेस है, जो मतलब शाही पैलेस है धौलपुर का। धौलपुर महल भी बोलते हैं, जहां पे वसुंधरा जी रुकती हैं। उसका निर्माता कौन है? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह का बेटा कौन था? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह कौन है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया का पति। और हेमंत सिंह का बेटा कौन है? दुष्यंत सिंह, जो झालावाड़ से क्या है? सांसद है। बिल्कुल क्लियर है क्या? ये टोटल दोस्तों आपकी हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपको बताया। तुड़िया हस्तशिल्प कहाँ की है? राजाखेड़ा की। लसवावड़ी में क्या होता है? तो लसवावड़ी में लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया की हत्या की थी। यहीं पर मुगल गार्डन है और दामो जलप्रपात है और कानपुर का महल है। चोपड़ा महल महादेव मंदिर है। राधा बिहारी मंदिर में जोधपुर राज परिवार की छतरियां हैं और सोने का गुर्जा है। वहां पर आपका अशोककालीन, मतलब हालांकि शिव मंदिर उस समय तो नहीं आए थे, लेकिन बताते कि अशोक काल के मंदिर हैं वहां पे, उस समय के बने हुए हैं। और देवहंस घड़ी है, जहां पे अंग्रेजों ने पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया शाही घंटाघर है, तो निहाल सिंह के द्वारा बनाया गया था और लाल पत्थरों से बनाया गया था, ठीक है। और अगली बात है दामो में जरीना का मकबरा है, शिकार बाग है, ये सब आ गया। तालाब शाही धौलपुर में लंबी पाताल तोड़ बावड़ी है और शेरगढ़ का दुर्ग है। तो ये टोटल आपकी बात है। और एक मचकुंड है, मचकुंड में आपको अलग अलग चीजें बता दी। तो दोस्तों ये पूरा धौलपुर के बारे में हमने बताया है और आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और आपको मतलब सही जानकारी देंगे और चीजों को तो इस प्रकार से हमने भरतपुर संभाग को पूरा किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप करते रहते हो, कुछ भी करते हो उससे संबंधित, तो वो बाद में करिए ना। मैंने सब चीजों का आपका कोई तोड़ छोड़ा ही नहीं, सब चीजें बता दी। आप देखते जाइए, आप जो सोचते हो ना उससे भी आगे बताता हूं, आप जो सोचते हो उससे भी आगे बताता हूं। तो आप एक बार, मैं कह रहा हूं कि मैं 9:05 पे क्लास शुरू करता हूं, सुन लो, और 10 मिनट 5 से 10 मिनट तक 9:10 तक मतलब 5 से 10 तक आपसे बात करता हूं, नॉर्मली नमस्कार करता हूं और फिर मैं कहता हूं कि भाई आप पूरा वीडियो देखें ना, उस समय कोई कमेंट मत करें। और अब जो आप चाहे जितने कमेंट करें, अब चाहे जितना, क्योंकि आपको फायदा होगा। एक बार सुनोगे तभी तो फायदा होगा। नीरज गुजर थैंक यू, कृष्णा नवारिया क्लियर, पृथ्वीराज थैंक यू, शोभना थैंक यू वेरी मच, जीआरएफ विशेता सर की बूढ़ा जोड़ भी है नासिकों का। हाँ बिल्कुल है, बूढ़ा जोड़ गंगानगर में है। बूढ़ा जोड़ कहां पर है? गंगानगर। हमने तो गोविंद सिंह के बारे में बताया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 स्थान हो गए, एक तो आपका नारायणा, कौन सा अपने वाला जयपुर वाला, जिसमें गुरु गोविंद सिंह आए थे, तो उसको चरण कमल साहिब का है। एक शेर शिकार गुरुद्वारा हो गया, बिल्कुल क्लियर है। आगे सुमन बेरवा, सर आपका स्टडी कराने का तरीका बहुत शानदार,
थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़ाइए वीडियो को, थोड़ा आगे चलें तो आपको काफी, आपके दोस्तों को फायदा होगा, आपको भी होगा। आप इसमें ऐसे नहीं माने कि साहब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा ये कंपटीशन बढ़ेगा। नो, जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा। अब आइए, दिनेश शुक्ला थैंक यू, नरेंद्र शर्मा थैंक यू, ज्ञान सिंह थैंक यू, राधा कुमारी थैंक यू, पूजा शर्मा सर ऐप पर राजस्थान की पॉलिटिकल की क्लास कहां पर हो रही है? पॉलिटिकल की क्लास अभी होगी, जैसे पहले ये जिला दर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद पॉलिटिकल डालेंगे। एक एक चीज डाल रहे हैं, मैं मशीन नहीं हूं सामन, तो बहुत सा मैटर तैयार करना पड़ता है क्योंकि इकोनॉमिक्स चल रही है, इधर उसकी समीक्षा चल रही है रीट की, अब पॉलिटिकल साइंस चलेगी। अकेला आदमी मैं नहीं, इतना थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। जय पिशिता ओके, कृष्णा नवारिया थैंक यू, नरेंद्र शर्मा थैंक यू। सर स्पीड का क्या हुआ? स्पीड का क्या 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 बता रहे? कल भी होगी 1-2 दिन। अब यार 1-2 दिन बोल रहे हैं, 1-2 दिन। देखो, रचना रावत, नीरज गुजर, दीपक शर्मा थैंक यू। जयरा पिशिता सर हम लाइक शेयर करते हैं, बिल्कुल करो, वेरी नाइस। बबलेश कुमार धौलपुर तुम्हारा ही जिला था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारती कुमार, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, मैं मेरी ओर से पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन आप क्या बहुत ज्यादा एक अपेक्षा करने लग जाते हो। आप लोग देखते हैं तो इतना मैटर कैसे तैयार होता है? अकेला व्यक्ति हूं मैं, कटपेस्ट वाला नहीं हूं। सबसे पहले आपका टेस्ट लेता हूं, दूसरी बात जिला दर्शन शुरू होता है, तीसरी बात इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, चौथी बात रीट की क्लास होती है, समझ गए? तो एक क्लास जब ओवर हो जाएगी तब दूसरा टॉपिक चलेगा। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा। पूजा शर्मा थैंक यू। कुसुम सर एक क्लास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की क्लास भी, हाँ बिल्कुल बता देंगे, वो बच रही है, कोई खास नहीं है वैसे। हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन और हनुमान चौधरी थैंक यू। सर आपने जितना कंटेंट दिया उतना ही बड़ी कोचिंग भी नहीं दे रही। बड़ी कोचिंग क्या, वो तो अब नाम है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये आप लास्ट में याद करोगे कौन कहां था। सर इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल सकती है क्या? पीडीएफ केवल ऐप पर मिलेगी, आपका और कहीं नहीं मिलेगी। कुसुम परेटा थैंक यू सो मच। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे, थैंक यू। अभी गुलाब सैनी बेटर, विजेंद्र राजस्थान करंट अफेयर की मिलती है ऐप पर, पीडीएफ नहीं मिलती ऐप पर। क्यों नहीं मिलती भैया राजस्थान करंट अफेयर की? रोजाना डालते हैं भैया, वीरेंद्र सिंह रोजाना डालते हैं, सही ढंग से चेक करो या अपने ऑफिस में पूछो, 91 नंबर पे लिख दे नंबर। सर आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसा ही पढ़ाते रहो धीरे धीरे, बिल्कुल। जेआरएफ कैस आप बबलेश कुमार, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर में ऐप पर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।